हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सहारन ग्रामीण डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो रहेगा विविध को लेकर, यानी मिसलेनियस। इसके अंतर्गत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। कुछ जो है वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ से जो है वो हमारे एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो इसके इंपॉर्टेंट हैं इक्वेशन बनाने को लेकर के, उसको लेकर के ऑप्शन से भी आप जो है वो क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं, उन पैटर्न्स को भी देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए और हम जो है वो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। विविध का टॉपिक है, मिसलेनियस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वेशन बनाना जिसने सीख लिया, क्रिएट करना सीख लिया, उसको जो है फिर इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आने वाली। तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों से इक्वेशन क्रिएट करना सीखेंगे। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी, मैं काफी बार आपको ये चीज बता चुका हूं कि क्वेश्चन को ठीक प्रकार से पढ़ना है, उसमें पूछना क्या चाह रहा है वो आपको समझ लेना है। आधा क्वेश्चन तो वहीं सरल हो जाता है। पहले से प्री माइंडेड होकर नहीं चलना है कि यही पूछा होगा, उसका अर्थ सही प्रकार से निकालना है। ये क्वेश्चन है, एक पुस्तक में कुल 367 पृष्ठ हैं। इसके पृष्ठों पर लिखी गई संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। अब जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले वो ये कहना चाह रहा है कि ये कोई पुस्तक है, उस पर 1 से लेकर और ये कितने पृष्ठ हैं उसके अंदर, 1 से लेकर 367 पृष्ठ हैं उसके अंदर। अब उसके ऊपर संख्याएं लिखी जाएंगी पृष्ठों के ऊपर, जैसा कि आप देखते हो पहले पेज पर 1, फिर दूसरे पर लिखा जाएगा 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से नंबर लिखे जाते हैं उसके ऊपर, पुस्तक के ऊपर 7, 8, 9 और ये 10। यहां पर इसी प्रकार कहां तक जाना है, आगे 367 तक आगे बढ़ना है। अब वो ये कह रहा है कि इसमें जो संख्याएं लिखी गई हैं उनमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। यानी जैसे एक एक को तो एक एक ही काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो एक एक हो गई। फिर 9 के बाद देखो इसमें 10 और 11, इसमें 2 अंक हैं, 10 11 12 13 14 15, अब 2 2 गिने जाएंगे आगे। और फिर 99 के आगे जैसे 100 आ जाएगा तो उसके अंदर जो है वो फिर आपको कितनी गिननी पड़ेगी, 1 2 3, तो 367 तक इस प्रकार आपको गिननी है इसके अंतर्गत। अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लेकिन गिनने का मन बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल इसको जो है वो ट्रिक से करना है, शॉर्ट ट्रिक से। किस प्रकार, देखिए सबसे पहले हम गिनेंगे एक एक अंकों वाली कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 9। यही तो है, देखो 1 से लेकर और 9 तक ये एक एक वाली संख्याएं हो गई। तो एक एक वाली 9 संख्याएं, कितनी संख्याएं हो गई, कुल 9। अब गिनेंगे कौन सी, 2 2 वाली गिनेंगे। तो 2 2 वाली कहां से कहां तक है, देखो यहां तक है। 100 से तो 3 3 वाली शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब ये यहां से यहां तक 10 से लेके 99 तक। अब इसको हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितनी है 2 2 वाली, देखो भाई 99 तक है 2 2 वाली, 99 में से ये 9 निकाल दो, ये 9 निकाल दो 99 में से, ये एक एक वाली, तो बाकी 2 2 वाली बच जाएंगी। 99 में से आपने ये 9 एक एक वाली निकाल दी तो बाकी 2 2 वाली कितनी बच गई, 99 में से 9 निकालोगे तो 90, 2 2 वाली कितनी बच गई, 90, कितनी हो गई ये, 180। अब 3 3 वाली गिनेंगे, देखो 3 3 वाली कुल संख्याएं कितनी हैं, 367 तक हैं, ठीक है। उसमें से ये 99 निकाल दो, यहां तक ये एक एक वाली और 2 2 वाली, ये 99 निकाल देंगे तो बाकी ये 3 3 वाली बच जाएंगी। इसमें से हम जो है वो कितनी निकाल देंगे, 367 में से 99 निकाल देंगे। यहां से एक हासिल लिया, 17 में से 9 गए 8। अब यहां पर 35 में से 9 निकालेंगे, 26। 268 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 3 अंकों वाली होंगी। तो यहां पर जो है वो गुणा कर देंगे इसको किससे, 3 से। 804, 804 संख्याएं जो है वो हो जाएंगी 3 3 वाली। 268 से गुणा किया तो ये हो गई कितनी, 804। अब एक एक वाली, 2 2 वाली और 3 3 वाली सभी को जोड़ दो, 993।
कितने नंबर ऑप्शन? 2 नंबर ऑप्शन। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर एक एक करके गिनोगे तो इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा, क्वेश्चन आगे के हो ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले एक एक वाली गिन ली, 1 से 9 तक, एक एक वाली हो गई 9। फिर यहां से 10 से लेकर 99 तक, 99 में से ये 9 एक एक वाली निकाल दी तो ये बच गई, 99 में से 9 निकाली तो 90, दो दो वाली बच गई 180। फिर 3 3 वाली कितनी होंगी? 367 है कुल, उनमें उनमें 99 निकाल दो, ये 99 वाली एक एक वाली और दो दो वाली निकाल दो, बाकी 100 से 3 3 वाली बच जाएंगी। तो 367 में से 99 निकाल दिए 268, ये कितने वाली हैं? 3 3 वाली। तो कितनी हो गई? 804। तीनों को हमने जोड़ दिया यहां पर तो आ गया 993 जो है वो अंकों का प्रयोग इसमें हुआ होगा। देखिए, कोई भी चीज है उसको करने के तरीके पे इसको गिनोगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा आपको। डायरेक्ट इस प्रकार से ट्रिक से इसको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, एक परिवार में प्रति 3 सदस्यों पर एक कार है, प्रति 2 सदस्यों पर एक स्कूटी है, परंतु साइकिल सबके पास स्वयं की है। यदि कुल वाहनों की संख्या 66 है तो परिवार के सदस्यों की संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो यूं भी पूछा गया है कि इतने व्यक्तियों पर एक दाल की कटोरी है, प्रति 3 व्यक्तियों पर, प्रति 2 व्यक्तियों पर एक चावल की कटोरी है, परंतु चपाती सबके पास अपनी स्वयं की है। अगर इतने प्रकार के व्यंजन हैं तो खाने की टेबल पर कितने सदस्य बैठे हैं? अलग अलग प्रकार से पूछ लिया जाता है, तरीका यही रहेगा। देखिए, हमें पूछे गए हैं क्या? सदस्य। क्या हमें पता है? नहीं पता। उस चीज को क्या मान लेते हैं? एक्स। डरना नहीं है, बिल्कुल एक्स से घबराना नहीं है। बार बार रिपीट होगा ये चीज, और बार बार रिपीट होगी तो आपकी आदत में शुमार हो जाएगी। जो चीज नहीं पता होती वो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब तीनों वाहन जो है वो मिलाकर हमें कितने दिए गए हैं? यहां पर 66 दिए गए हैं। कौन कौन से वाहन थे वो? कार प्लस स्कूटी और प्लस साइकिल, तीनों मिलाकर कितने दिए जा रहे हैं? 66 दिए जा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन क्रिएट कैसे करते हैं? देखिए, अगर एक्स सदस्य हैं तो कार कितनी होंगी? बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया ये तो। चलो, इसको एक्स नहीं मानते, एक्स से डर लगता है ना, एक्स नहीं मानते। मान लो, मैं ये मान लूं कि यहां पर 30 सदस्य हैं। अब तो आसानी होगी ना। अगर 30 सदस्य हो तो कार कितनी हो? 10। अब आ गया उत्तर। कैसे ज्ञात किया आपने कि प्रति 3 सदस्यों पर एक कार है? यदि 30 सदस्य हैं तो कार 10 हो जाएंगी। जितने सदस्य थे उसमें आपने किसका भाग दे दिया? 30 सदस्य थे तो 30 का 3 का भाग दे देंगे। प्रति 3 सदस्यों पर एक कार है तो 10 कार आ गई तुरंत। जितने सदस्य थे उनमें आपने 3 का भाग दे दिया तो सदस्य 30 नहीं है, कितने हैं? एक्स। तो एक्स में 3 का भाग दे दो, जितने सदस्य हैं उनमें 3 का भाग। अगर 30 सदस्य हो तो स्कूटी कितनी होंगी? 15, क्योंकि प्रति 2 सदस्यों पर एक स्कूटी है। तो 30 सदस्य हैं तो 15 ही स्कूटी होंगी। कैसे ज्ञात किया आपने? जितने सदस्य थे उनमें 2 का भाग दे दिया। तो सदस्य 30 नहीं है, सदस्य एक्स हैं, एक्स में 2 का भाग दे दिया। प्लस अगर 30 सदस्य हो तो साइकिल कितनी होंगी? 30 ही होंगी। जितने सदस्य हैं सबके पास अपनी स्वयं की साइकिल है। तो 30 सदस्य नहीं है, सदस्य कितने हैं? एक्स। तो एक्स साइकिल हो जाएंगी। अब तीनों का क्या ले लेंगे? लघुत्तम। कितना आया? 6। 2x प्लस 3x प्लस 6x बराबर 66। कितने हो गए? 5 और 6 11x। 11x बराबर 66। ये 6 इधर गुणा हो जाएगा, जाकर नीचे से भाग दिया जा रहा है ना, तो इधर जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 66 गुणा 6/11। 6 गुणा 6 36। 36 सदस्य उसमें हो जाएंगे। इस प्रकार से इक्वेशन क्रिएट करना आना चाहिए। और देखो, ये इक्वेशन क्रिएट करना, आप ये सोचते हो कि 1 या 2 3 क्वेश्चन के माध्यम से हम सीख जाएंगे, नहीं, कम से कम ऐसे आप 20-25 क्वेश्चन करोगे इक्वेशन क्रिएट करने वाला, तो ये चीज आपके लिए आसान होती चली जाएगी। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। ऑप्शन से किस प्रकार करेंगे? देखो, जैसे ऑप्शन कार प्लस स्कूटी प्लस ये मिलाकर आपको दिए जा रहे हैं साइकिल, ये तीनों मिलाकर आपको दिए जा रहे हैं 66। तो चेक कर लेंगे। देखो, यहां पर जो है, अगर सदस्य कितने लेते हैं, मान लो 30 लेते हैं, तो कार कितनी हो जाएंगी? 10। और ये स्कूटी कितनी हो जाएंगी? 30 सदस्य हैं तो 15।
और यहां पर ये कितनी हो जाएंगी साइकिल 30, तो इनको जोड़ो 66 आने चाहिए। 30 और 15 45 और 10 55 ही आए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब एक सही ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 36 अगर सदस्य हैं तो कार कितनी होंगी, 3 का भाग दे दो, 12 कार हो जाएंगी। प्लस 36 सदस्य हैं तो स्कूटी कितनी हो जाएंगी, 18। और 36 सदस्य हैं तो साइकिल कितनी हो जाएंगी, 36। तीनों को जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा, 66, जो कि हमें दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही सिंसियरली लेना है इन क्वेश्चंस को, मैं ये बता रहा हूं, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको लगभग इससे मिल ही जाते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। एक कार्यक्रम में 18 व्यक्तियों ने भाग लिया। यदि प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। इस हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन को या कोई पुरस्कार देने संबंधी क्वेश्चन को, इसको कॉन्सेप्ट को एक बार में ही हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए कभी भी आपको यह दिया जाए कि इतने व्यक्तियों ने भाग लिया, और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझाऊंगा। देखिए यही क्वेश्चन आपको आते आते एग्जामिनर आपसे गलत करवा लेता है। गलती आप करते नहीं हो, गलती आपसे करवाई जाती है। प्रत्येक 18 व्यक्ति थे, तो इसमें फार्मूला क्या लगता है, n इंटू n माइनस 1/2। अगले 3 या 4 मिनट के अंदर जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। आदमी कितने हैं, 18। 18 गुणा 18 माइनस 1, 17/2, काटेंगे तो 9, फिर 17 गुणा 9, 153 बार। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर 5 ही व्यक्ति हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले को आंसर तो कितना आ गया, 153 बार। यहां पर मान लो 5 ही व्यक्ति होते, ये 1 2 3 4 5, ध्यान से समझिए इसको, 5 ही व्यक्ति हैं। अब ये पहला व्यक्ति क्या करता है, इससे हाथ मिलाता है, इससे 2, ये 3 और ये 4। पहले व्यक्ति ने जो है वो कितनी बार हाथ मिलाया, 4 बार। अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की। ये जो है ये वापस इससे हाथ नहीं मिलाएगा क्योंकि इससे हाथ मिल चुका था। अब ये 1, ये 2 और ये 3, ये कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा, 3 से। तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, ये पहले 2 से हाथ मिल चुका है जब उन्होंने मिलाया था, ये कितनों से हाथ मिलाएगा, 2 से। और ये जो है चौथा व्यक्ति, पहले 3 से मिल चुके हैं जब उन्होंने हाथ मिलाए थे, ये कितनों से हाथ मिलाएगा, 1 से। तो कितनी बार हाथ मिले, 10 बार, ठीक है। अब ये अंतिम व्यक्ति, देखो 4 तक पहुंच गए थे, अंतिम व्यक्ति, क्या ये किसी से हाथ मिलाने लायक रहा, नहीं, ये हाथ मिलाने लायक नहीं रहा, क्योंकि जब उन्होंने हाथ मिलाए थे तब सभी के साथ इसका हाथ मिल गया था। और फार्मूला क्या लगा, देखो 5 व्यक्ति हैं तो n इंटू n माइनस 1, 5 गुणा 4/2, 5 गुणा 4 20, 20/2 यानी 10 बार। यही तो उत्तर आया था हमारा, तो /2 आएगा। लेकिन कभी कभी /2 नहीं आता है। कब नहीं आता है, ध्यान से सुनना। अब इसने ये पूछा है कितनी बार हाथ मिलाया गया, यानी हाथ मिलाने की क्रिया कितनी बार हुई। तो देखो ये जो होती है ये क्रिया होती है, किसी से मैं हाथ मिलाता हूं तो ये एक बार क्रिया हो गई। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अंत में यूं पूछता, और पूछा भी गया है, मिलाए गए हाथों की संख्या, अब क्वेश्चन चेंज हो गया है पूर्णतया। देखो कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो वो क्रिया कितनी बार हुई, 153 बार। इसका तो सॉल्यूशन आ गया ये। अब मिलाए गए हाथों की संख्या, देखो क्रिया तो एक बार ही हो रही है, लेकिन इसमें हाथ कितने मिल रहे हैं, 2। तो मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी, 306। इसलिए ये कहता हूं कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ा करो, लास्ट में पूछना क्या चाह रहा है। अब आपको ये फार्मूला भी पता है और ये चीज भी याद है, तो भी अगर आपने लास्ट में ठीक से नहीं पढ़ा तो आप गलती कर देंगे। तो मिलाए गए हाथों की संख्या होगी 306, क्योंकि एक बार में 2 हाथ मिलते हैं, फिर डबल हो जाएगा। अब इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, वो देखिएगा। यदि कोई भी पुरस्कार दिया जाए या कोई वस्तु प्रदान की जाए, तब जो है वो /2 नहीं आता है। कैसे, देखिए इसमें फार्मूला सिर्फ ये लगेगा, n इंटू n माइनस 1। अब /2 नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो है वो 5 व्यक्तियों को लेते हैं, जैसा कि हमने लिया, 1 2 3 4, और 5 व्यक्तियों पर आजमा के देखते हैं इसको, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। देखो
ये व्यक्ति है पहला व्यक्ति, इसने बाकी चारों को उपहार दिया। यही तो क्वेश्चन है। प्रत्येक जितने व्यक्तियों ने इसे लिया, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक उपहार दिया। अब ये पहला व्यक्ति है, इसके कितने उपहार लगे? 4। ठीक है। दूसरा व्यक्ति है, अब हाथ तो जब इसने मिलाया था तो दोनों का मिल गया था, लेकिन अब उपहार देने की बारी है, तो उपहार इसने लिया है, अब देगा भी। 1 2 3 और 4, इसके भी कितने उपहार लगे? 4। और तीसरे आदमी को भी कितने देने पड़ेंगे? 4। भाई कोई अपने आप को तो देगा नहीं, बाकी अन्य कोई देगा। चौथे व्यक्ति के भी कितने लगेंगे? 4। और पांचवे के भी 4। पांचवे के भी 4। तो कुल उपहार कितने हो गए? 20 उपहार। ठीक है। फार्मूला क्या लगा था हमारा? n इंटू एन माइनस 1। व्यक्ति कितने हैं? 5। 5 गुणा 5 माइनस 1 4, 20 आ गया ना। अब वही चीज यहां पर लगानी है हमें। व्यक्ति कितने हैं? 15। तो n इंटू एन माइनस 1, 15 गुणा 14 कितने आ जाएंगे? 210। इसका आंसर आ गया 210। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इसके अंतर्गत, वो और हम लेते हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा, वो टीमों को लेकर होता है। जब दो टीमें हाथ मिलाती हैं तब अलग कॉन्सेप्ट लगता है। क्या? देखिए, कोई भी टीम है, इसमें तो क्रिकेट की टीम दी गई है। अब ये डिपेंड करेगा कि उस टीम में सदस्य कितने हैं। यहां पर क्रिकेट की टीम में 11 सदस्य होंगे, हालांकि संभावित जो है वो अधिक की बनाई जाती है, 16 सदस्यीय टीम बनाई जाती है, या और अधिक की चोटिल होते हैं तब। लेकिन देखो, हाथ मिलाने के संदर्भ में है, तो हाथ वही मिलाएंगे जो मैदान पे उतरते हैं, मैदान में उतरने के बाद हाथ मिलाते हैं। अब यहां पर दो टीमें दी गई हैं, कोई भी टीम ए और टीम बी। हम एक टीम के अंतर्गत कितने खिलाड़ी मान लेते हैं? 5। वही समझने के लिए 1 2 3 4 और 5। यहां भी दूसरी टीम में भी सामने 5 हो जाएंगे। अब यहां पर ये आदमी क्या काम करेगा? देखो, अपनी टीम के सदस्यों से तो हाथ मिलाएगा नहीं, और ये जो है ये अन्य टीम के बाकी सदस्यों से हाथ मिलाएगा। इसने हाथ कितनी बार मिलाया? 5 बार। दूसरा, ये भी इन 5 से मिलाएगा, इन 5 से 5 बार। तीसरा भी इन 5 से मिलाएगा, और चौथा भी और पांचवा भी इन 5 से हाथ मिलाएगा। तो कुल कितनी बार हाथ मिले? 25 बार। फार्मूला क्या लगेगा? n स्क्वायर। ये कब लगेगा? जब दो टीमें आपको दे दी जाएं। अब क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो फार्मूला क्या है? n स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 बार हाथ मिलाए जाएंगे। कबड्डी की टीम हो तो फिर 7 खिलाड़ी होंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जितने भी खिलाड़ी जो दिए जा रहे हैं टीम के अंदर, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब हाथ मिलाने वाला और पुरस्कार देने संबंधी जो कॉन्सेप्ट है वो पूर्णतया आपका क्लियर है। अब चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखिए, एक लिफ्ट में 12 पुरुष अथवा 15 बच्चे एक साथ जा सकते हैं। देखो, कोई भी लिफ्ट होती है उसका एक निश्चित माप होता है कि वो इतना वजन ले जा सकती है, और यहां पर हमें यह बताया गया है कि 12 पुरुष बराबर 15 बच्चे। इसका अर्थ ये हुआ, अथवा दे रखा है, देखो यहां पर ध्यान से। अथवा का मतलब होता है या तो 12 पुरुषों को ले जा सकती है या 15 बच्चों को। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 12 पुरुषों का वजन किसके बराबर है? 15 बच्चों के। सबसे पहले जो भी अनुपात आपको दिया हो उसको काट देंगे और उसके न्यूनतम अनुपात में ले आएंगे। किससे कट रहे हैं? 3 से। तो 4 पुरुष बराबर कितने बच्चे हो गए? 5 बच्चे। ठीक है, ये कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि वास्तव में ये कह रहा है 8 पुरुषों के साथ कितने बच्चे जा सकते हैं। मुझे तो ये बताइए कि पुरुष कुल जा कितने सकते थे? आप कह रहे हैं कि 12 पुरुष जा सकते थे। बिल्कुल ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि 12 में से कितने पुरुष तो जा रहे हैं? 8 पुरुष हैं, वो तो जा रहे हैं। तो ये बताइए, बच्चे बाद में देखेंगे उनको, एक बार बाद में। 8 पुरुष जा रहे हैं 12 में से, कितने पुरुष और जा सकते थे? 4 पुरुष और जा सकते थे भाई। लेकिन वो गए क्या? वो 4 पुरुष नहीं गए। वो ये कह रहे हैं कि 8 ही पुरुष जा रहे हैं। तो इन 4 पुरुषों के बदले क्या भेजे जाएंगे? जो नहीं जा रहे हैं उनके। देखो, ये नहीं देखना है कि जो जा रहे हैं वो तो अपनी जगह जा रही हैं। कितने पुरुष? 12 पुरुष जा सकते थे, उनमें से 8 तो जा रहे हैं। कितने नहीं जा रहे? 4 नहीं जा रहे। इनकी जगह क्या भेजे जाएंगे?
बच्चे भेजे जाएंगे इनकी जगह। तो 4 पुरुषों के बराबर कितने बच्चे? 5 बच्चे भेजे जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ध्यान दो इधर। एक एग्जाम्पल और देखिए, 25 पुरुष जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं मैं, और साथ में ये कह रहा हूं कि 30 या 30 बच्चे जा सकते हैं। ये चीज आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 15 पुरुषों के साथ कितने बच्चे जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि आपको ये दिया जा रहा है 25 पुरुष 30 बच्चे, इसको काट लो। किससे कट रहे हैं? 5 से। यानी 5 पुरुष बराबर कितने बच्चे आ गए? 6 बच्चे। वेरी गुड। इतना काम कर लोगे, आधा क्वेश्चन तो सरल हो गया। अब मुझे ये बताइए, पुरुष कुल जा कितने सकते थे? 25 पुरुष जा सकते थे। बिल्कुल ठीक। 25 में से कितने भेज रहा है वो? 15। कितने नहीं जा रहे? 10 पुरुष जो है वो नहीं जा रहे। वो कह रहा है हमारी जगह क्या भेज दो? बच्चे भेज दो। तो 15 पुरुष तो अपनी जगह जा रहे हैं 25 में से, 10 नहीं जा रहे। 10 की जगह बच्चे भेजने हैं। 5 पुरुषों के बदले 6 बच्चे भेज सकते हैं। तो 10 पुरुषों के बदले कितने बच्चे भेज सकते हैं? 12। तो इन 10 पुरुषों के बदले कितने बच्चे चले जाएंगे? 12। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इस प्रकार से देखो, कोई भी चीज है वो जटिल नहीं होती है। सरल आप उसको कह देते हो जो एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाए, और आप टिपिकल जटिल या हार्ड उसको कह देते हो जो 3 या 4 एग्जाम्पल से समझ में आए। हार्ड जैसा कुछ होता ही नहीं है। छोटे बच्चे से आप कहते हो कि देखो ये क्या है, गाय भेड़ बकरी भैंस ऊंट सब बता देगा। 12 सिंगा दिखाकर पूछो उससे ये क्या है, वो उसके लिए हार्ड हो जाएगा। क्यों हार्ड हो जाएगा? क्योंकि उसने कभी नाम ही नहीं लिया, देखा ही नहीं। इतना बड़ा ऊंट वो आसान है, 12 सिंगा हार्ड हो गया। 3-4 बार दिखा दोगे तो वो भी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन से परिचय नहीं हुआ होता है। कुल मिलाकर बात यह है, जिससे परिचय हो गया वो तो आसान हो गया, और बिना देखा हुआ क्वेश्चन आ गया वो हमारे लिए टिपिकल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छावनी में 60 सैनिकों का 50 दिन का भोजन उपलब्ध है। 10 दिन बाद 20 सैनिक चले जाने पर अब शेष भोजन कितने दिन चलेगा? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और काफी बार जो है वो रिपीट हुआ है एग्जाम में। इसके 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं, दोनों को समझ लो। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, उसके माध्यम से देखो। दोनों कॉन्सेप्ट कौन से? एक में तो कुछ सैनिक और आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और एक में कुछ दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं। यहां पर जो है वो छोड़कर चले जाने का है, चाहे कोई सा भी हो। आपको तो इतना याद रखना है कि सैनिक गुणा शेष दिन बराबर शेष सैनिक गुणा दिन। शेष सैनिक गुणा दिन, ये इतना ही याद रखना है। देखो, सैनिक गुणा शेष दिन, शेष सैनिक गुणा दिन। आप इतना भी याद नहीं रख सकते तो इतना याद रख सकते हैं कि सैनिक गुणा दिन आएगा, दोनों तरफ सैनिक गुणा दिन आएगा। एक बार तो शेष लगेगा सैनिक के आगे, और एक बार शेष लगेगा दिन के आगे। अब वो आपकी मर्जी पर डिपेंड है, चाहे इधर लगा दो पहले, चाहे इधर लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैनिक गुणा दिन, सैनिक गुणा दिन, सैनिक गुणा दिन। एक बार शेष आ गया दिन के आगे, एक बार शेष आ गया सैनिक के आगे। लेकिन इतना पता होने से जो है वो क्वेश्चन सरल नहीं होता। अब देखना पड़ेगा, यहां से इसकी वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। कितने सैनिक थे शुरू में? 60 सैनिक थे, ठीक है। अब शेष दिन, शुरू में जितने सैनिक दिए हो उतने लिख दो, ये रहे 60 सैनिक। अब कह रहा है 50 दिन का भोजन उपलब्ध है। 10 दिन बाद शेष दिन कितने बचे? 50 दिन का भोजन था, 50 दिन का भोजन था, ठीक है। ये कह रहा है 10 दिन बाद, 10 दिन बाद। मुझे ये बताइए 10 दिन बाद शेष दिन कितने बचेंगे? 50 में से 10 दिन निकल गए तो शेष दिन बचे कितने? 40। बराबर शेष सैनिक, अब सैनिक कितने बचे हैं? 60 थे, 20 सैनिक चले गए, 60 में से 20 चले गए तो अब शेष सैनिक कितने बचे? 40। गुणा उनके कितने दिन चलेगा? x। 60 गुणा 40, ये 40 इधर आ जाएगा नीचे, बराबर x। 60 दिन। क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उत्तर क्या आ जाएगा? 60 दिन। बात समझ में आई? सबसे पहले जितने सैनिक दे रखे हो, फिर दिन अब कितने शेष रह गए, बराबर अब सैनिक कितने बचे हैं। दूसरी चीज ये ध्यान में रखना
कि यहां पर तो कम बचे हैं। अगर मैं ये कहता कि 10 सैनिक और आ गए तो फिर यहां कितना आता, बढ़ के आ जाता। जितना कह रहा है उतना बढ़ के आ जाता। जैसे मान लो यहां पर 60 सैनिक हैं, अब कुछ दिन बाद में जो है वो और सैनिक आ गए 10, तो 10 सैनिक और आ गए तो यहां पर 60 की बजाय 70 हो जाएंगे। कम हो जाएं तो कम करके लिख देना, ज्यादा हो जाएं जितने उतने बढ़ाकर लिख देना। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों कंडीशन में ये सेम ही लगेगा। कर सकते हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो कैसा महसूस करोगे? अच्छा तो नहीं करोगे, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? वही क्वेश्चन की लैंग्वेज। कैसे? अब कैसे बदल सकता है क्वेश्चन? अब ऐसे बदल सकता है कि ये पूछ रहा है अब शेष भोजन कितने दिन चलेगा, 60। अंत में यो भी पूछ सकता है कुल भोजन कितने दिन चला, कुल भोजन कितने दिन चला। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हम क्या है बस इतना ही ध्यान में रखते हैं, पूरा दिमाग इसको सरल करने में लगा देते हैं, एक्स का मान आ जाता है, वो उत्तर देके आगे बढ़ जाते हैं। अरे भाई वो अब ये पूछ रहा है कुल भोजन कितने दिन चला, तो 10 दिन वो नहीं जुड़ेंगे क्या? 10 दिन बाद, 10 दिन भी तो चला था शुरू में, 10 दिन बाद जो है अब भोजन कितने दिन चलेगा, तो अब 60 दिन और चलेगा। लेकिन ये कह रहा है कि कुल भोजन कितने दिन चला, तो 10 दिन पहले भी तो चला था, जितने दिन शुरू में चला था उसके बाद अब 60 और चलेगा, तो कुल भोजन कितने दिन चला, 70 दिन। अब जो है इस कंडीशन में उत्तर ये आएगा। बात को समझ रहे हो ना? बिल्कुल, इतने समझदार तो हो। इसलिए डिपेंड करता है कि पूछा क्या जा रहा है, पहले से प्री माइंडेड नहीं होना कि यही पूछा होगा, ऐसा हम सोच लेते हैं। हमें वैसा ही सोचना है जैसा एग्जामिनर ने पूछा है, तभी अंतिम रूप से आपको आउट ऑफ आउट पूरे मिलते हैं। और ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये आप भी जानते हो, तो उस चीज की नॉलेज पहले ही होनी चाहिए। ये क्लियर है? सैनिक शुरू में दे रखे हो वो, शेष दिन अब कितने बचे हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद यदि सैनिक कम हो तो कम करके लिख दो, बढ़े तो बढ़ा के लिख दो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक छात्र परीक्षा में सभी 100 प्रश्नों के उत्तर देता है, उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले और हर गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काटा गया। यदि उसने कुल 156 अंक उसको प्राप्त हुए तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया? ऑप्शन से भी कर सकते हैं और एक्स मानकर भी कर सकते हैं, दोनों चीजें ही देख लेंगे हम यहां पर। सबसे पहले तो ये देखिए कि उसने सभी 100 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, ठीक है। उसमें से कुछ किए उसने सही और कुछ किए उसने गलत। गलत किए नहीं, गलत तो हो जाते हैं। सही के लिए हम क्या कहते हैं, मैंने किए हैं सही, और गलत, गलत किए नहीं, गलत हो गए। लैंग्वेज में फर्क होता है ना। हाँ, अब सही उसने कितने किए, एक्स किए। अगर 100 में से एक्स सही कर रहा है तो गलत कितने करेगा, फिर एक्स मान लिया तो दिक्कत हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये बताओ, अगर 100 में से 70 सही करता तो गलत कितने करता, 30। अब तो बता दिया। तो इसका मतलब 100 में से 70 सही कर रहा है, 100 में 70 घटा दिए, जितने सही कर रहा है बाकी गलत बच गए। तो 100 में से घटा दो, सही घटा दो, वो बाकी क्या बच जाएंगे, गलत। तो 100 में से हमने ये सही किए थे, उसने 100 में से सही घटा दिए तो वो बच गए गलत, ठीक है। अब देखो, जितने क्वेश्चन हम सही करके आते हैं उसको हम जितने नंबर मिल रहे हैं उससे गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करेंगे, 3 से। सही को 3 से गुणा कर दिया क्योंकि एक सही उत्तर के 3 नंबर मिल रहे हैं। उसमें से घटाने पड़ेंगे 1 नंबर प्रत्येक, जितने गलत हैं उनको 1 से गुणा करके कम कर देंगे। कितने गलत कर रहा है, 100 माइनस एक्स, इनके 1 के हिसाब से कट जाएंगे। तो नंबर शेष उसके पास कितने बचते हैं, देखिए 156 दिए गए हैं। अब ये समीकरण हमने बना लिया तो अब क्वेश्चन आसानी से सरल हो जाएगा। ऑप्शन से भी बता दूंगा आपको, 3x माइनस 100 और प्लस ये -1 माइनस एक्स से इंटू होगा प्लस एक्स बराबर 156। 3 और 1 4x माइनस 100 बराबर 156, और यहां पर आ जाएगा 4x बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 256। 4x बराबर 256, तो x बराबर 256 बटे 4 कितना आएगा, 6, 4 64।
64 प्रश्नों का उत्तर उसने सही दिया। एक एग्जाम्पल और देखिए, देखो इक्वेशन इसमें यही बनेगी, जितने सही कर रहा है उसको 3 से गुणा कर दो, जितने गलत कर रहा है उसको -1 से। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो उसने x सही किए और 100 - x गलत किए, उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए मान लो 5 अंक मिल रहे हैं। तो अगर x सही कर रहा है तो गलत कितने कर रहा है? 100 - x। ठीक है, 5 अंक मिलते हैं तो कितना कर देंगे? 5x। -1 अंक कट रहा था तो 1 रख दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं इस बार उसके 2 अंक कट रहे हैं तो -2, गलत से गुणा कर दो। बस डिपेंड करेगा इस पर और इस पर, बाकी सिचुएशन वही रहेगी, जितने सही मिल रहे हैं यहां रख दो, जितने गलत कट रहे हैं यहां रख दो। बराबर मान लो उसको 304 नंबर मिलते हैं। अब सरल करके देखते हैं, 5x - 200 प्लस 2x बराबर 304। 5x और 2 7x, 7x बराबर, ये माइनस का 200 इधर जाकर जुड़ जाएगा, इसमें प्लस का हो जाएगा तो 504, और x बराबर हो जाएगा 504 बटे 7। कितनी बार? 7 बार, 1 बचा 14, 2 बार 72, फिर उत्तर आ जाएगा 72। तो इस प्रकार से इसको आपने समीकरण बनाकर सरल किया। अब इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। ऑप्शन से ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो 64 है, इसको चेक करते हैं कि ये सही है या गलत। 64 प्रश्नों के उत्तर सही दिए तो 64 को किससे गुणा कर देंगे? 156 नंबर उसके बचने चाहिए। 64 को किससे गुणा करेंगे? 3 के हिसाब से मिल रहे हैं, और अगर 64 सही कर रहा है तो गलत कितने करेगा? बचे हुए 100 में से 36 गलत कर देगा, 36 के 36 कट जाएंगे। अब यहां पर 64 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 192, और -36 करेंगे तो 156 बच जाएगा, इसलिए ये उत्तर सही हो जाएगा। बाकी दूसरा ऑप्शन रख के देखोगे तो उसमें फिर 156 नहीं बचेगा, गलत उत्तर आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण रूप से जल से भरे पात्र का वजन 31.5 किलोग्राम है। 4/7 भाग जल से भरे पात्र का वजन 19.5 किलोग्राम है। खाली पात्र का वजन ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कि जहां बटे में संख्या आ जाती है वहां स्टूडेंट जो है वो थोड़ी दिक्कत महसूस करता है, वो नहीं होनी चाहिए। देखो 4/7 का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, ये एक पात्र है, ये इसके जो है वो 7 इससे बराबर कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये पूरा शुरू में जो ये आपको बता रखा है ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो दो चीजें यहां पर होंगी। ये पात्र पूर्ण रूप से भरा हुआ है जल से, तो इसका वजन कितना है? 31.5 किलोग्राम। ठीक है, और अब क्या होता है कि अगर 4/7 का मतलब होता है 7 में से 4 हिस्से ही भरे हुए हैं। अब ये 4 हिस्से ही भरे हुए हैं 7 में से, तो इसका वजन जो है वो कम आएगा भाई, क्योंकि पानी के 3 हिस्से खाली कर दिए ना। तो अब इसका वजन आ गया 19.5 kg। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि बर्तन का वजन यहां भी जुड़ रहा है और बर्तन का वजन यहां भी जुड़ रहा है। बस इन दोनों में फर्क क्या है? बर्तन अब भी वही है और अब भी वही है, बर्तन के वजन में तो कोई कमी हुई नहीं। तो फिर क्या हुआ? ये पूरा भरा हुआ था, इसके पानी के 4 हिस्से तो अब भी भरे हुए हैं, तो कितने हिस्से खाली हो गए? पानी के 3 हिस्से, बस इतना ही फर्क हुआ है। तो पानी के 3 हिस्से जो है वो खाली हो गए, और पानी के 3 हिस्से खाली होते ही कितना वजन कम हो गया? यहां से यहां देखो, इतनी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। 31.5 में से 19.5 जो है वो घटा देंगे, कितने वजन की कमी आई? 12 किलो कम हो गया। क्यों हुआ जी 12 किलो कम? क्योंकि ये पानी के 3 हिस्से खाली हो गए, तो पानी के 3 हिस्से खाली होते ही और 12 किलो वजन कम हो गया। इसका मतलब पानी के एक हिस्से में कितना वजन था? पानी के एक हिस्से में 4 किलो वजन था। तो पानी के कुल हिस्से कितने हैं हमारे पास? 7।
तो पानी के 7 हिस्सों में कितना वजन होगा? एक हिस्से में 4 किलो, तो 7 हिस्सों में 28 किलो। 28 किलो होना चाहिए 7 हिस्सों में। इन 7 हिस्सों में जा कितना रहा है? 31.5। तो कितना ऊपर जा रहा है? 3.5 किलो। वो किसका जा रहा है? बर्तन का। देखो पानी के एक हिस्से में जो है वो 4 किलो वजन है, तो इस प्रकार से यदि काउंट करोगे तो 28 ही होगा। ये 3.5 किलो पात्र का वजन आ जाएगा। पात्र का वजन बराबर कुल वजन माइनस 7 हिस्से पानी। 7 हिस्से पानी का वजन। तो पात्र का वजन बराबर कुल वजन कितना था? 31.5 किलोग्राम। और उसमें से 7 हिस्से पानी का वजन कितना आया? 28 किलोग्राम। तो इसका मतलब पात्र का वजन कितना आ गया? 3.5 किलोग्राम। फिर से देख लीजिएगा एक बार, 2 नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। ये देखो पूरा भरा हुआ था तब 31.5 था, 4/7 भाग भरा हुआ है। 4/7 का मतलब, अरे कोई छात्र जो है वो नंबर लाता है, मान लो 10 है, 10 में से वो 8 नंबर ला रहा है, तो उसको यूं ही तो लिखते हैं, यानी कुल नंबर कितने थे? 10। 10 में से वो कितने हासिल कर रहा है? 8, तो 8/10 ही तो लिखेंगे उसको। अब ये कह रहा है कुल हिस्से कितने? 7। 7 में से अब कितने भरे हुए हैं? 4 ही भरे हुए हैं। जब पूरा था तो 31.5, और अब 4 हिस्से भरे रहते हैं तो 19.5। बर्तन में कोई कमी नहीं आई, बर्तन का वजन यहां भी वही था, यहां भी वही। तो इसका मतलब पानी के 3 हिस्से खाली होते ही 12 किलो वजन की कमी हो गई। एक हिस्से में 4 किलो, 7 हिस्सों का वजन 28 किलो, ऊपर कितना जा रहा है? 3.5। और इसको यहां भी जांच सकते हो कि अगर पानी के एक हिस्से में 4 किलो वजन आ रहा है तो 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 ही आना चाहिए। 3.5 ऊपर किसका जा रहा है? 16 के ऊपर 3.5 किसका जा रहा है? पात्र का। दोनों जगह जांचा, सही आ गया। कुल वजन में से 7 हिस्से पानी निकाल दिया, तो 3.5 किलो वजन जो है वो पात्र में शेष रह जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुछ भेड़ एवं मुर्गियां हैं। उनके कुल सिरों की संख्या 35 तथा कुल पैरों की संख्या 116 है। इनमें मुर्गियों की संख्या क्या होगी? देखो, एक तो आपको जो है वो 2 पैर वाले जानवर दिए जाएंगे और एक 4 पैर वाले जानवर दिए जाएंगे। उनके सिर और पैरों की संख्या दे देगा और फिर पूछेगा कि इनमें 4 पांव वाले भी पूछ सकता है, 2 पैर वाले भी पूछ सकता है। थोड़ा सा आपको देखो इनके अंदर क्वेश्चंस में देखने पर यह लगा होगा कि ये ऐसे क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं हमारे एग्जाम में। और एक चीज और भी है यहां पर, देखिए हर पिछले क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं आगे, हर क्वेश्चन अपने आप में नया आ रहा है, पिछले क्वेश्चन से उसका कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में जो है वो अलग होगा हर क्वेश्चन। सीधा करना चाहो सीधा भी इसको कर सकते हैं, एक्स मानकर भी कर सकते हैं। सीधे करने का तरीका तो ये है कि 2 पैर वाले जानवर निकालने हो ना आपको, तो सिर, जितने सिर दे रखे हो, सिर गुणा 4 माइनस पैर बटे 2, माइनस पैर बटे 2। अभी एक्स मानकर भी बता दिया जाएगा, जो भी तरीका पसंद आए। ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऑप्शन वाला विकल्प अंत के लिए छोड़ दो। पहले आपको जो है वो बेसिक तरीके से ही करना आना चाहिए। सिर कितने हैं इसके अंदर? हमारे पास 35। और इससे देखो आएगा क्या उत्तर? क्या आएगा? 2 पैर वाले जानवर आएंगे इससे। 35, 2 पैर वाले हमारे पास हैं मुर्गियां और 4 पैर वाले हो गए भेड़। सिर कितने हैं? 35 गुणा 4 माइनस पैर कितने दिए गए हैं? 116 बटे 2। 35 गुणा 4 140 माइनस 116 बटे 2, कितने बचे? 24। 24 बटे 2 12। 2 पैर वाले 12 आ गए। 2 पैर वाली कौन सी थी? मुर्गी। मुर्गी आ गई 40। मान लो कि इसमें यह पूछा होता कि भेड़ कितनी होंगी, तो ये देखो हमारे पास जानवर कितने हैं कुल? 35। 35 इसलिए है क्योंकि उनके सिरों की संख्या 35 है, तो जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। प्रत्येक जानवर के एक ही सिर होता है सामान्य नियमों के अनुसार। अब 35 सिर हैं तो 35 ही जानवर होंगे, और 35 जानवरों में से यदि मुर्गियां 12 हैं तो खरगोश कितने, ये भेड़ कितनी आ जाएंगी?
खरगोश दे रखे हो उसके भी 4 पांव होते हैं, तो मैंने ये बताया कि एक तो 2 पांव वाले देगा और एक 4 पांव वाले। यहां पर जो है 12 जो है मुर्गी आ गई, तो भेड़ कितनी बचेंगी? 23। पूछा किसके लिए है? मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या कितनी आई? 12। 12 इसका उत्तर हो जाएगा। एक्स मानकर कैसे करते हैं? एक्स मानकर ये करते हैं कि हमें जो है वो कुल जानवर कितने दे रखे हैं? 35। ये कुल जानवर दे रखे हैं और इनके पैरों की संख्या जो है, इसमें से हम जो है वो कोई भी आप एक्स मान सकते हैं। किसी को भी, मुर्गी को मानना चाहें मुर्गियों को मान सकते हैं, या फिर अगर आप भेड़ को मानना चाहें तो भेड़ को। चलिए हम जैसे मुर्गी का ही उत्तर निकालना है, तो मुर्गी बराबर कितनी मान लेंगे? एक्स। कुल 35 हैं। इनके कुल पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 116। तो अगर मुर्गी एक्स हैं तो उनके पांव कितने होंगे? मुर्गियों के पांव 2x। जितनी मुर्गी हैं उनके डबल हो जाएंगे। एक मुर्गी के 2 पांव होते हैं, तो जितनी मुर्गी हैं उनके डबल। ठीक है। अब दूसरी बात यह कि अगर मुर्गी तो x हो गई, इसमें भेड़ कितनी होंगी? 35 में से मुर्गी निकाल दो, वो भेड़ बच जाएंगे। अभी प्रश्नों वाला क्वेश्चन किया था ना पीछे हमने कि 100 में से अगर x सही किए हैं तो गलत कितने होंगे? 100 माइनस एक्स, तो 35 है कुल, तो भेड़ हो जाएंगी। 35 में से मुर्गी निकाल दी, ये 35 में से मुर्गियां निकाल दी, तो ये क्या बच गई हमारे पास? भेड़ बच गई। अब भेड़ है कितनी? 35 माइनस एक्स, ये भेड़ है। तो इनके तो मुर्गी जितनी थी उनको तो 2 से गुणा कर दिया, जितनी भेड़ है उनके किससे गुणा करेंगे? कितने पांव होते हैं? 4। अब इस समीकरण को सरल कर लेंगे। 2x, ये हो गए किसके पांव? मुर्गियों के। ये हो गए किसके पांव? भेड़ों के। तो 4 को 35 से गुणा करो, कितने आएंगे? 140। और माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस 4x बराबर 116। यहां से बचा माइनस 2x, माइनस के 4x हैं, ये प्लस के 2x हैं, बराबर ये जाकर उधर माइनस का हो जाएगा 116 माइनस 140। तो माइनस 2x बराबर माइनस के 24 और x बराबर 12। ये आ गई मुर्गियां। और यदि भेड़ पूछी हो तो 35 में से 12 निकालकर 23 भेड़ शेष रह जाएंगी। अब चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, रवि का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु उस समय की विवाह के समय की आयु की 5/4 गुना है। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो क्या होगी? चलिए देखते हैं। एक तो अब वर्तमान में, एक तो वर्तमान स्थिति दी है और एक दी है विवाह के समय की स्थिति। ठीक है, वो कितने साल पहले की बात है? 6 वर्ष पूर्व की बात है। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमने जो है उसकी वर्तमान आयु क्या मान लेंगे भाई? एक्स, या आप जो विवाह के समय की भी एक्स मान सकते हैं और वर्तमान भी, दोनों प्रकार से कर सकते हैं इसको। अब ये देखो कि अगर विवाह के समय मान लो उसकी आयु एक्स थी, जितनी भी थी, तो ये कह रहा है विवाह के समय की आयु की अब कितनी है? 5/4 गुना है। विवाह के समय जितनी थी आज उसकी 5/4 गुना है, इसकी 5/x की 5/4 गुना है। तो कितनी हो जाएगी वर्तमान में? 5x/4। ठीक है, और इन दोनों में अंतर कितना है? दोनों में 6 वर्ष का अंतर है ना, 6 का अंतर है, तो दोनों में 6 का अंतर आना चाहिए। अब ये देखो कि इनमें से बड़ी कौन सी है? 6 साल पहले वाली या अब वाली? अब वाली बड़ी है, ये बड़ी है 5x/4, ये बड़ी है इससे। और इन दोनों का अंतर कितने साल का आना चाहिए? 6 का अंतर है इनके बीच। लघुत्तम कितना आया? 4। 5x माइनस 4x बराबर 6। यहां से बचा x, x बराबर हो जाएगा ये 4, इधर जाकर गुणा हो गया 24। तो विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी? 24। 24 उसकी आयु थी, तो वर्तमान में 6 साल बाद विवाह के कितनी हो जाएगी? वर्तमान में रवि कितने का हो जाएगा? अगर 6 साल पहले वो 24 का था, x का मान आया है, x 6 साल पहले थी विवाह के समय 24, तो वर्तमान में वो कितने का हो गया? 30 का। वर्तमान में 30 का हो गया, तो अब उसके पुत्र की आयु उसकी 1/10 गुना है,
उसकी 1/10 गुणा कितने वर्ष का हो गया पुत्र? 3 वर्ष का हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये कोई सीमा जी हैं, ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि इनका विवाह जो है वो 9 वर्ष पूर्व हुआ था। एज इट इज क्वेश्चन ले रहा हूं, सेम, सिर्फ संख्या चेंज रहेंगी। यहां पर एक तो उनकी वर्तमान स्थिति है और वर्तमान में जो उनकी आयु आती है, उसकी आयु की, उसके पुत्र की आयु जो है वो आपको दे रखी है 1/9 गुणा। और ये मान लेते हैं कि 9 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था, ठीक है। अब 9 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, उस समय जो आयु थी एक्स थी, सीमा जी की आयु। तो वर्तमान में क्वेश्चन में दे रखी है कि आज उसकी, जैसे ये 5/4 गुणा दे रखी है ना, तो ये कह रहा है वर्तमान में उसकी आयु उस समय की आयु की 4/3 गुणा थी। अब उसकी आयु 4/3 गुणा है उस समय की आयु की, तो आज कितनी हो जाएगी? 4x/3, क्योंकि विवाह के समय की आयु 4/3 गुणा बताई गई है वर्तमान में। इनमें से बड़ी कौन सी है? ये बड़ी है, क्योंकि वर्तमान आयु बड़ी होगी। 4x/3 माइनस एक्स, दोनों का अंतर कितने साल का है? 6 का था तो 6 रख दिया था आगे। अब कितने का अंतर है? 9 वर्ष का। लघुत्तम कितना आया? 3। 4x माइनस 3x बराबर 9। यहां से बचा x, x बराबर 9 गुणा 3 27। तो 27 की तो सीमा जी कब थी? 9 साल पहले जब विवाह हुआ था उस समय। अब 9 साल पहले 27 की थी, तो वर्तमान में कितने की हो जाएंगी वो? 36 की। और अब जो है उनका एक पुत्र है, उसकी आयु जो है उसकी 1/9 है। कितने वर्ष का हो गया? 4 वर्ष का हो गया पुत्र। तो इस प्रकार से जितने गुणा दे रखी हो उतना यहां रख दें, और दोनों का अंतर जो जितना भी दे रखा हो, 6 दे रखा हो 6, ये हमें पता ही है कि वर्तमान वाली बड़ी रहेगी विवाह के समय से, तो दोनों का अंतर जितने वर्ष का दे रखा हो वो आगे अंतर रख दिया जाएगा। अब चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अपनी क्षमता के 3/4 भाग तेल से भरे पात्र से 30 लीटर तेल निकाल लेने पर यह अपनी क्षमता का 7/12 भाग भरा रह जाता है। पात्र की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता भी कह सकता है या धारिता भी कह सकता है, कि उस पात्र में कितना धारण किया जा सकता है या कितना तेल उसमें लीटर आ सकता है। अब हमें उसकी क्षमता पूछी है, नहीं मालूम, क्या मान लेंगे? x लीटर मान ली, ठीक है। जितनी क्षमता है उसका 3/4 भरा हुआ है। देखो पूरा नहीं भरा हुआ है, क्षमता कितनी है? अब ये एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्षमता का 3/4, तो क्षमता कितनी है? x का मतलब क्या होता है? गुणा। अपनी क्षमता का 3/4, अपनी क्षमता का 3/4 भरा हुआ है, तो कितना भरा हुआ है वो? 3x/4 भरा हुआ कितना है? अपनी क्षमता का 3/4, ठीक है। उसमें से ये कह रहा है निकाला गया, कितना निकाला भाई? उसमें से जितना भरा हुआ था उसी में से तो निकाला जाएगा। कितना निकाला? 30 लीटर निकाल दिया जी। अब अपनी क्षमता का 7/12, क्षमता कितनी है? x, x का 7/12 भाग भरा रह जाता है, तो कितना शेष रह जाता है? शेष रह गया 7x/12। ये लो, ये समीकरण बन गया। तो अब आप सरल कर लेंगे, x वाली संख्या इधर ले आओ, 3x/4 माइनस 7x/12 बराबर, ये माइनस के 30 इधर जाएंगे प्लस के, लघुत्तम कितना आया? 12। इसमें भाग जा रहा है 3 बार, 9x माइनस 7x बराबर 30। यहां से कितना बचा भाई? 2x बराबर 30 गुणा 12, और x बराबर 30 गुणा 12 बटे, ये 2 इधर आ जाएगा 6, 30 गुणा 6 180 लीटर। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। यानी जितना अपनी क्षमता का, देखो क्षमता x लीटर मानी थी और x अपनी क्षमता का 3/4 भरा हुआ है, तो क्षमता का
क्षमता x और उसका का गुणा 3/4 भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर माइनस कर दिया। कुछ जोड़ना होता तो प्लस आ जाता, कि और डाला गया उसमें तो प्लस आ जाता। अब इतना काम करने के बाद में वो कह रहा है कि अगर उससे निकाल लिया गया तो अब वो अपनी क्षमता का 7/12 ही भरा हुआ है, x का 7/12। इसको इधर लिया, माइनस किया समीकरण से, x का मान आ गया 180 लीटर। एक बार इक्वेशन क्रिएट कर ली, उसके बाद सिर्फ x का मान निकालना शेष रह जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुल 60 फल हैं, ठीक है। इसमें आमों की संख्या सेवों की संख्या से दुगनी है तथा संतरों की संख्या आम और सेवों को मिलाकर उनकी 1/4 है, तो उसके पास आमों की संख्या क्या है। चलिए, हमें ये 3 चीजें दी गई हैं, आम प्लस सेव प्लस संतरे, और तीनों मिलाकर जो है वो कुल फल कितने दिए गए हैं हमें, 60, ठीक है। अब एक चीज को x मानना पड़ेगा, उसके संदर्भ में दूसरों को जब दिया हुआ है वो उसके संदर्भ में मानेंगे। जैसे आमों की संख्या जो है वो सेवों की दुगनी है, यदि हम सेव को क्या मान लेते हैं x, तो आम इनसे दुगने हैं, तो आम कितने हो जाएंगे, 2x, ठीक है। सेवों से दुगने आम है। अब तीसरी संख्या क्या कह रहा है कि संतरों की संख्या आम और सेव को मिलाकर, आम और सेव इन दोनों को मिला दो, आम और सेव को मिला देंगे तो ये कितने आ जाएंगे भाई, 2x और 1x 3x, दोनों को मिला दिया। फिर क्या कह रहा है, संतरों की संख्या आम और सेव को मिलाकर उनकी 1/4 है, आम और सेव को मिला दिया, अब इनकी 1/4 कर दो तो वो क्या आ जाएंगे, संतरे। देखो कितने आएंगे संतरे, 3x के 1/4 कर दो उनके, तो 3x/4, संतरे आ गए 3x/4। दोनों को मिलाकर आम और सेव को उनका 1/4 कर दो, वो संतरे आ जाएंगे। और तीनों मिलाकर बराबर किसके हैं, 60 के। बस बन गया समीकरण। लघुत्तम कितना आया, 4। कितना आएगा यहां पर, 8x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 60। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15x बराबर 60 गुणा 4, और x बराबर 60 गुणा 4/15, काट दो इसको 4 से, 16। लेकिन अब 16 आ तो गया, कई छात्र जो है वो इसमें 16 देख देते हैं और 16 उत्तर कर देते हैं। अभी आंसर नहीं है, इसलिए कहता हूं जल्दबाजी मत किया करो इतनी कि पूरा क्वेश्चन सरल करने के बाद भी आपका आंसर गलत हो जाए। ऐसा सोना भी क्या काम का जो कानों को तोड़े, तो ऐसी जल्दबाजी भी क्या काम की कि आपका किया कराया क्वेश्चन गलत हो जाए। देखिए 16 x का मान आया है, तो x तो हमने क्या माने थे, सेव। इसने पूछा क्या है, आमों की संख्या क्या है, x का मान नहीं पूछा है। आम तो 2x है, तो x का मान यदि 16 आ रहा है तो इसके डबल है 2x। आम कितने हो जाएंगे, 32। आंसर आएगा 32। 16 तो x का मान आया था जो कि सेव हैं। और इसको आप जो है वो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, इसको किस प्रकार करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि तीनों जोड़ के यूं भी चेक कर सकते हैं, तीनों फल मिलाकर जो है वो आ जाने चाहिए कितने, 60 आ जाने चाहिए, आम प्लस सेव प्लस संतरे। तो आमों का ऑप्शन दे रखा है देखो 32, अगर ये 32 हैं तो इनके आधे ही हैं सेव। तो भाई बात तो एक ही है, सेव के डबल आम कह दो या आम के आधे कह दो सेव। सेव कितने हो जाएंगे, 16। और संतरे कह रहा था कि इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ गए, 48। इन दोनों को मिलाकर उनके 1/4 हैं, उनके 1/4 हैं, कितने हो गए, 12। 12 ये हो गए, जोड़ के देखो 60 आने चाहिए तो सही है। 32 16 48, 48 और 12 60 आ गए। तो इसका मतलब आमों की संख्या 32। यदि संतरे पूछे हो तो 12 और सेव पूछे हो तो 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विजय ने अपनी वर्तमान आयु का 1/5 भाग बचपन में, 1/4 भाग किशोर के रूप में, 1/3 भाग प्रौढ़ के रूप में एवं अंतिम 13 वर्ष बुढ़ापे में बिताए। उसकी वर्तमान आयु क्या है।
देखिए, एक चीज मैं आपको और बता दूं, बीच में जो है वो आप वीडियो पॉज करके और खुद भी जो है वो क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, खुद करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं वापस वीडियो को प्ले करके। तो बीच में टाइम लेकर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसी फीलिंग्स आनी चाहिए आपके अंदर। खुद से जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक ये मत मानिए। सीखो, लेकिन उसको फिर जो है वो अपने हाथ से उन क्वेश्चंस को करके देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दो ही चीजें होती हैं, बेसिक नॉलेज आपका टीचर देता है आपको, उसके बाद प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आपको निकालनी चाहिए। दो ही चीजें होती हैं, बेसिक नॉलेज अपने टीचर से लो और उसके बाद प्रैक्टिस सेट निकालो। प्रैक्टिस सेट निकालोगे तो उससे टाइमिंग भी सेट होगी और एक्यूरेसी भी आएगी। अब यहां पर सिचुएशन इसके अंदर यह है कि हमें इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। उसकी वर्तमान आयु पूछी है। वर्तमान आयु हमें नहीं पता, नहीं पता तो वर्तमान आयु को हम क्या मान लेंगे, एक्स। और देखो, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऑप्शन पर बाद में चलेंगे। सबसे पहले ये देखो, उसकी वर्तमान आयु एक्स है, तो उसने विभिन्न अवस्थाओं में अपनी आयु गुजारी है। एक तो बचपन में, प्लस एक जो है उसने किशोर के रूप में, और अगली जो आयु गुजारी है प्रौढ़ के रूप में। प्रौढ़ावस्था होती है यानी युवा होने के बाद आती है, और वृद्ध की अवस्था से पहले आती है, उस अवस्था को कहते हैं। और किस में गुजारा, बुढ़ापे में गुजारा है कुछ जीवन, बुढ़ापा इसमें गुजारा है। अब आपको देखिए यहां पर जो है इन सभी को जोड़ देंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, वर्तमान आयु आ जाएगी, जो कि कितनी मानी है हमने, एक्स। अब बचपन में उसने कितना गुजारा, देखो उसकी जो वर्तमान आयु है उसका 1/5 भाग बचपन में गुजारा है। वर्तमान आयु का 1/5 भाग, तो बचपन में कितना गुजारा, x/5। ठीक है, इसी प्रकार ये कह रहा है वर्तमान आयु का 1/4 भाग किशोर के रूप में। वर्तमान आयु का 1/4 किशोर के रूप में, तो किशोर के रूप में कितना गुजारा, x/4। और इसी प्रकार ये कह रहा है कि वर्तमान आयु का 1/3 भाग प्रौढ़ के रूप में। 1/3 वर्तमान आयु का 1/3 कितना हो गया, x/3। और साथ में ये कह रहा है कि अंतिम 13 वर्ष बुढ़ापे में बिताए, और 13 वर्ष बुढ़ापे में बिताए। ठीक है, चारों को जोड़ दिया तो उसकी क्या आ जाएगी, वर्तमान आयु आ जाएगी, कितनी है, x। अब s वाली संख्याएं एक साथ इधर ले लो, x/5 प्लस x/4 प्लस x/3 माइनस x, ये माइनस हो जाएगा ना, इधर आ जाएगा, और बराबर माइनस के 13। लघुत्तम कितना आया, कितना आएगा लघुत्तम, 60। कितनी बार गया, 12। 12x प्लस 15x प्लस 20x माइनस 60x बराबर माइनस के 13। अब देखो ये प्लस के कितने हो गए, यहां पर 15 20 35 और 12 47, प्लस के तो ये हो गए कितने, 47x, और माइनस के हैं 60, तो माइनस के 13x बचे यहां से ऊपर से। बराबर करेंगे -13 इधर पहले से ही है, गुणा 60। ये -13 इसके नीचे जाके -13 से कट जाएगा, x बराबर 60। तो उसकी वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, 60। यानी ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, देखिए उसकी वर्तमान आयु जो है 60 आ जानी चाहिए, विभिन्न अवस्थाओं को जोड़ते हुए। विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उसकी देखिए, बचपन में जो वर्तमान आयु थी उसका 1/5, वर्तमान आयु क्या है, 60। 60 का 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, ये बचपन में, प्लस ये बचपन में हो गए, ये किशोर के रूप में, ये प्रौढ़ के रूप में, और ये वृद्ध के रूप में, यहां पर वृद्ध के रूप में। बचपन में 12, 60 का 1/5, फिर 60 का 1/4, 60 का 1/4 15, और प्रौढ़ के रूप में कितना गुजारा, 60 का 1/3, तो कितने गुजारे, 20, और अंतिम 13 वर्ष बुढ़ापे में। जोड़ो इनको, 60 आ रहा है क्या, 12 और 15 27, 27 और 20 47 और 13 60,
बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में करके देखेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो तीनों का भाग जाना जरूरी है, 1/3, 1/4 और 1/5। तो वो संख्या जो है वो यही है ऐसी जिसमें तीनों संख्याओं का पूर्णतया भाग जा रहा है। और अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं इसके अंदर, विविध के अंदर, लेकिन मुख्य रूप से जितने क्वेश्चंस एक क्लास के अंदर किए जा सकते हैं उनको लेकर हम चले हैं। क्वेश्चंस और भी रहेंगे इसमें। एक फल विक्रेता से पूछे जाने पर कि उसके पास कितने फल हैं, उसने बताया 8 को छोड़कर शेष आम है, 8 को छोड़कर शेष सेब हैं एवं 8 को छोड़कर बाकी संतरे हैं। उसके पास कुल कितने फल हैं? हमें नहीं पता। जो चीज नहीं पता होती है उसको क्या मान लेते हैं? एक्स। कुल फल जो है वो हमने मान लिए एक्स। कौन कौन से? आम प्लस सेब प्लस संतरे, तीनों मिलाकर जो है वो कुल फल आ जाएंगे। अब रख दीजिए इसके अंदर। वो कह रहा है कि उसके पास, उसने बताया 8 को छोड़कर शेष आम है। नेगेटिव भाषा का यहां पर प्रयोग किया जा रहा है। कुल में से जितने फल हैं उनमें से 8 छोड़ दिए जाएं तो वो शेष क्या है? आम। कुल फल कितने हैं? एक्स हैं। उनमें से 8 छोड़ दो, 8 निकाल दो, वो क्या बच जाएंगे? आम। ठीक है। सेव इसी प्रकार ये कह रहा है कि कुल में से 8 छोड़ दिए जाएं तो बाकी सेव हैं। कुल कितने हैं? एक्स। एक्स में से 8 छोड़ दिए तो ये क्या बच गए? सेव। और संतरे इसी प्रकार कह रहा है कि एवं 8 को छोड़कर बाकी संतरे हैं, तो कुल फलों में से 8 छोड़ दिए जाएं तो वो क्या आ जाएंगे? संतरे। इस प्रकार जो है कुल फल आ जाएंगे। कुल फल कितने माने थे? एक्स। यहां पर देखिए 1 2 3, 3x हो गए। और -8 और -8 कितने हो गए? -24 बराबर x। ये x इधर आ जाएगा, 3x माइनस x बराबर ये 24, माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के। 2x बराबर कितना आ गया? 24। तो x का मान कितना आ गया? 12। तो 12 फल हैं उसके पास कुल। ऑप्शन नंबर 3। और आप चेक भी कर सकते हैं इसको। देखो इन तीनों फलों को ऑप्शन से करना चाहें, आम प्लस सेव प्लस संतरे, तीनों मिलाकर जो है वो कितने आने चाहिए? कुल फल 12 आने चाहिए। आ रहे हैं क्या? चेक करो। देखो ये कह रहा है कुल में से 8 छोड़ दें तो आम बच जाएंगे। कुल कितने हैं? 12। 12 में से 8 छोड़ दें तो वो आम बच जाएंगे। 4 आम हो गए। 12 में से कुल में से 8 को छोड़ दिया जाए तो वो सेव बच जाएंगे। ठीक है। और इसी प्रकार यदि 12 में से जो है वो 8 छोड़ दिए जाएं तो शेष क्या बचेंगे? 4 संतरे। तीनों को जोड़ो, देखें क्या आ रहा है उत्तर? 12। और ये जो है ये बराबर ही दिया जाता है। जैसे 8 को छोड़कर या 8 को छोड़कर ये तीनों फल जो है वो बराबर ही दिए जाते हैं। इनका जो 1.5 गुना होता है वो उत्तर आता है। जितने भी दे आपको उनका 1.5 गुना जो है वो उत्तर आ जाएगा इसके अंदर। तो 8 का 1.5 गुना कितना होता है? 12। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्वेश्चंस को। आज के लिए जो है क्लास में जितने क्वेश्चंस करवाए गए हैं उन पर आधारित, जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं समीकरण पर आधारित, प्रैक्टिस वर्कबुक से अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको करके देखते रहिए। उनमें से ही आपको निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। संख्याएं चेंज हो जाएंगी, पैटर्न वही रहता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कीजिए। आज के लिए सफिशिएंट है। अगली मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय। हैव ए नाइस डे।